सबसे पहले जेएनयू का आभार, और इस बात के लिए आभार कि जिन प्रोफेसर थापर उन लोगों में से थी जिनके आकर्षण से, जिनके ग्लैमर से मेरी पीढ़ी के लोग जेएनयू में स्टूडेंट बनना चाहते थे। तो आप लोग शायद विश्वास न करें, लेकिन ये सच है। प्रोफेसर थापर के साथ मंच शेयर करते हुए मैं काफ़ी नर्वस आया हूँ। मैं सन 77 में एज ए स्टूडेंट जेएनयू आया था। जिस जेएनयू की चर्चा प्रोफेसर थापर एक प्रोफेसर के पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही थी, मैं उस जेएनयू को एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से याद करना चाहता हूँ। मैं सन 77 में आया था जेएनयू, और एक मुफस्सिल टाउन से, जहाँ स्टूडेंट यूनियन का चुनाव अधूरा माना जाता था अगर उसमें कम से कम लाठी ना चले। चुनाव तो वैसे गोली चलने का था, लेकिन लाठी मिनिमम सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी में या स्टूडेंट यूनियन में चुनाव होगी। हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि लड़कियां घर से कॉलेज और कॉलेज से घर अकेली आ जा सकती हैं। वो झुंड बनाकर चलती थी। 5-7 लड़कियां अभी भी उत्तर भारत के छोटे शहरों में ये अजीब दृश्य अभी भी देखने को मिलता है। मैं ऐसे नगर से आया था, और जेएनयू आने का कारण ये था कि बहुत सारी बातें जेएनयू के बारे में हम लोग सुनते थे। यहाँ पढ़ाने वाले स्कॉलर्स के बारे में, रोमिला थापर, नामवर सिंह, योगेंद्र सिंह, ऐसे जो सब, चूँकि पढ़ने लिखने की रुचि थी इसलिए इन सब नामों के पूरे काम से ना वाकिफ हों, लेकिन कम से कम नाम से तो वाकिफ थे ही। तो एक आकर्षण था, और व्यक्तिगत ये था कि मैं ग्वालियर में रह नहीं सकता था। पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी थीं कि या तो मैं ग्वालियर छोड़ूं या दुनिया छोड़ूं। तो ग्वालियर छोड़ना बेहतर था, और मैं ग्वालियर छोड़ के मैंने सोचा कहाँ चलें, तो जेएनयू एक विकल्प दोस्तों ने सुझाया। जेएनयू बहुत अनोखी जगह थी मेरे लिए। आप कल्पना कीजिए 22 साल के एक नौजवान की ग्वालियर जैसे नगर में, जब उसे ये मालूम पड़े कि इसी हिंदुस्तान में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ अगर आप अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं बोलते तो ये आपका प्लस पॉइंट माना जा सकता है, जहाँ आपको एडमिशन में 2-4 नंबर ज़्यादा मिल सकते हैं। अगर आपने लोरेटो और जेवियर्स और स्टीफेंस और फलाना ढिमका से पढ़ाई नहीं की तो आपको 2 नंबर अतिरिक्त मिल सकते हैं। इस पर हम लोग एक उत्साह के साथ हंस रहे हैं। पूरा देश इस समय इन्हीं कारणों के कारण हमें मूर्ख मानते हुए हंस रहा है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जबकि ये मान लिया गया है कि टैक्स पेयर का पैसा यूनिवर्सिटी जैसी फालतू चीज पर खर्च करना बेकार है। हम एक ऐसे समय में जेएनयू को याद कर रहे हैं। इसलिए मैं और एक तरह से जो हम लोगों के लिए उस समय यूटोपिया था, वो आज एक तरफ खुशी होती है कहते हुए, दूसरी तरफ जी में दर्द होता है कि नॉस्टैल्जिया बन चुका। और माफ कीजिएगा प्रोफेसर थापर, मैं आपकी तरह ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ। मुझे हो सकता है कि हो जाए, अल्लाह मियां की मर्जी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद नहीं उस अतीत के वापस लौटने की। और ये बात मैं केवल जेएनयू के प्रसंग में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सारे हिंदुस्तान के बल्कि सारी दुनिया के प्रसंग में कह रहा हूँ। क्योंकि जिन फीचर्स ऑफ न्यू टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी की बात अभी प्रोफेसर नायर ने की, दोस्तों याद रखने की बात यह है कि वो न्यू टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी और उसके वो फीचर्स, क्रिटिकलिटी, सेकुलरिटी, लव एंड ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, ये किसी एकेडमिक सभा में नहीं तय हुए थे, ये हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में तय हुए, जिसमें सेकुलरिज्म पर या सेकुलरिटी पर लोगों ने सवाल उठाया। तो मिनिस्टर छागला थे उस समय एजुकेशन के, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि एक यूनिवर्सिटी के आइडिया का कितना जरूरी हिस्सा है सेकुलरिज्म। ये सन 1965 के दिसंबर में इंडियन पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ था। आजकल के जो मेरे नौजवान साथी पार्लियामेंट की डिबेट देखते हैं, जिसमें काफ़ी ज्ञानपूर्ण चर्चा आजकल होती है कि कौन किस पर भारी है और कितना भारी है, कितना हल्का है, वो इन चीज़ों को सुनकर के चाहे हंस सकते हैं चाहे रो सकते हैं,
एक जमाने में इस पार्लियामेंट में ऐसे भी डिस्कशन होते थे कि यूनिवर्सिटी के एसेंशियल फीचर्स क्या होने चाहिए। जिस तरह की नई यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं उसमें पहला फीचर है क्रिटिकलिटी, क्योंकि जिस समाज को अपने आप पर विश्वास होता है वो क्रिटिकल होने से नहीं डरता। क्रिटिकल होने से वही डरते हैं जो जानते हैं कि वो गलत है या बेवकूफ है। मुझे अपने आप पर विश्वास है, अपनी पढ़ाई लिखाई पर विश्वास है। मैं एंशिएंट इंडिया पर प्रोफेसर थापर से कोई बहस नहीं करूंगा, लेकिन अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री पर मैं किसी से भी बहस कर सकता हूं। मेरा अपना था और उसमें मैं ना किसी से डरता हूं ना किसी से डरता हूं। तो यूनिवर्सिटी, जेएनयू एक नई यूनिवर्सिटी बने, उसमें ये सब फीचर्स हों, ये सोचा था राजनेताओं ने, पॉलिटिशियंस ने, सिविल सर्वेंट्स ने, और उसको व्यवहारिक रूप दिया। जाहिर है कि वाइस चांसलर जीपी पार्थसारथी और उनके जो आरंभिक फैकल्टी मेंबर थे प्रोफेसर थापर और दूसरे प्रोफेसर, उन लोगों ने। आप फिर से कोई 22 साल के नौजवान की कल्पना कीजिए जो एक यूनिवर्सिटी में जाता है, और ये नॉर्म अभी तक है खासकर प्रोफेशनल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में कि फ्रेशर्स की रैगिंग की जाती थी। अभी 4-5 साल पहले या उससे कुछ पहले एक लड़के की मौत हो गई बेचारे की, उसके बाद से रैगिंग क्रिमिनल ऑफेंस बना। उसके पहले रैगिंग नॉर्म था। आप कल्पना कीजिए कि सन 77 में एक लड़का यहाँ दाखिला लेता है डरते कांपते, और एकाएक महसूस करता है कि यार अगर तुम फ्रेशर हो तो रैग नहीं किए जाओगे, पैम्पर किए जाओगे। कभी AI जैसे वाले तुम्हें पढ़ाने के चक्कर में होंगे, लोग मदद करने को तैयार रहते थे आगे बढ़ बढ़। आप कल्पना कीजिए कि किसी की सुरक्षा के बिना इस सब कैंपस में, जो उस समय इतना गुलजार नहीं था, झेलम हॉस्टल से लाइब्रेरी बिल्डिंग तक एक लड़की रात के 2 बजे अकेली आ सकती है, जा सकती है, और इसे हम कोई बड़ी अजूबा चीज नहीं मानते थे, जैसे हम कोई विमर्श की वस्तु नहीं मानते थे कि ऐसा हो रहा है। This was simply taken for granted by us. मैं जेएनयू के उस जमाने के लोगों के बारे में कहा जाता था झूला वाले, और वो एक फेमस हमारे कार्टून बनाए जाते थे, हम लोगों की यूनिफॉर्म बनाई जाती थी, कुर्ता पैंट सिगरेट, आजकल पॉलिटिकल इनकरेक्ट है, और कंधे पे झोला। मेरे तो कपड़े और भी अजीब होते थे। मैंने जैसा आपको बताया कि मैं बहुत अजीब हालत में आया था जेएनयू, तो मैं गुलाबी रंग की कमीज पहनता था, हरे रंग की पैंट पहनता था, क्योंकि और कोई कपड़े थे ही नहीं मेरे पास। वो स्ट्रगल के दिन थे। एक बार ग्वालियर गया हुआ था, पेरियार में रहता था, वो कमरे का ताला तोड़ के कोई घुस गया। सुमन जी ने हड़बड़ा के फोन किया, फोन करना भी उन दिनों बड़ा मुश्किल था। मैंने कहा क्या रखा है इस कमरे में? उसके बाद में होंगी माता पीटेगा, अपना चला गया। तो सही नहीं जो है और कमरे में गाड़ी की है ना कुछ है, किताबें हैं, और किसी किताब से फाड़ के निकाली गई, लाल कागज पे चिपकाई गई, मार्क्स बाबा की एक तस्वीर है। मुझे कभी कोई हंसता नहीं दिखा अपने अजीब कपड़ों पर, कभी कोई कंडेसेंडिंगली ये पूछता भी नहीं दिखा कि तुम्हें क्या ये रंग पसंद है, कभी कोई ये ऑफर करता भी नहीं दिखा कि यार हम कुछ पैसे तुम्हें दे देते हैं। कभी ये किसी नियम में नहीं लिखा था, जो उस एथॉस का हिस्सा था जो इन लोगों ने बनाया था, और उसके पहले मेरी कभी खिल्ली नहीं उड़ाई गई मेरे कपड़ों को लेकर के, मेरी अंग्रेजी को लेकर कभी खिल्ली नहीं उड़ाई। मैं हैंग अराउंड का मतलब नहीं समझता था, हैंग अराउंड का एक ही मतलब मुझे आता था, उसके लिए मेरी कभी खिल्ली नहीं उड़ाई गई इस कैंपस में। एक सज्जन एक बार मुझसे कह रहे थे, कुछ जैसे होती है चर्चा, मतलब लव एंड ट्रस्ट जो छठा फीचर था, उसको हम लोगों ने काफी गंभीरता से लिया, खास करके पहले वाले को। तो कुछ बातचीत हो रही थी, तो किसी ने मुझसे पूछा कि यार वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मैंने कहा कुछ ऐसा गर्लफ्रेंड है? तो इतने क्रांतिकारी तो उस समय भी हम लोग नहीं थे। तो पूछने वाले सज्जन बेचारे गड़बड़ा गए, करोगी कैसे हो सकता है? तो मेरे हिसाब से जो भी लड़कियां मेरी क्लासमेट नहीं, सब मेरी गर्लफ्रेंड।
तो उन सज्जन ने कहा कि भाई साहब, एवरी गर्ल विद whom you are friendly is not your girlfriend. It's a technical term. Only Suman is your girlfriend. और किसी जंजले ने जाकर सुमन से कह दिया कि वो 5 गर्लफ्रेंड बता रहा था, तो बस तुम समझ लेना क्या है। इन चीजों के लिए कभी फीलिंग नहीं लगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस मुल्क में ऐसे इंस्टीट्यूट जिनमें अंग्रेजी में कमजोर होने वाले स्टूडेंट्स के नाम नोटिस बोर्ड पर लगा दिए जाते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे एक दो इंस्टीट्यूट से मेरा बहुत करीब का वास्ता है। जेएनयू में ब्रिज कोर्स चलाया जाता था, सेंटर ऑफ इंग्लिश एंड लिंग्विस्टिक स्टडीज ब्रिज कोर्स चलाता था। ऐसे लोगों के नाम कभी बोर्ड पे नहीं लगते थे कि ये ब्रिज कोर्स अटेंड कर रहे हैं, अंग्रेजी नहीं आती है इनको या कम आती है। इंटरडिसिप्लिनरिटी के लिए हम कोई अलग से विज्ञापन नहीं करते थे। मैं अगर अपने सेंटर की बात करूँ तो हम लोग एमए हिंदी करते हुए फिलॉसफी ऑफ लिटरेचर पढ़ते थे। पहले फिलॉसफी समझते थे, फिर थोड़ा बहुत उस तरह कैसे उसको लिटरेचर में अप्लाई करते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ हिस्ट्री पढ़ते थे, लिटरेरी हिस्ट्री लिखने के तरीके क्या हो सकते हैं और वो दूसरे हिस्ट्री राइटिंग से कैसे अलग है, कैसे समानताएं हैं, ये सब हमें क्लास में बताया गया था। और क्लास, मुझे नहीं पता कि आजकल जो असल क्लास होता था जेएनयू का, उसकी क्या हालत है। असल क्लास तो हम लोगों का गोदावरी और गंगा पे होता था। इसीलिए मैं चकित था, मैं आजकल का माहौल है, मैं क्या कह सकता हूँ, आयशा सामने बैठी हूँ, मैं चकित था कि जेएनयू के बारे में बात हो, अतीत की बात हो और 4 लोग हो बोलने वाले और 2 घंटे का समय हो। इतने में तो मतलब जैसे कहते हैं कि मसूड़े गिले 2 घंटे में, तो कहाँ 2 घंटे में ये सब बातें। दोस्तों, ये जो सारी सहजता थी, ये जो सारे फीचर्स थे, हमें बहुत सहज लगते थे। हमने तो कहा एकदम कमाल है, क्या बात है। आज मैं इस बात को जानता हूँ कि दुनिया में कुछ सहज नहीं होता, हर सहज को रचना पड़ता। पैट्रियार्की सहज नहीं होती, पैट्रियार्की रची जाती। पैट्रियार्की का रेजिस्टेंस भी सहज नहीं होता, उसे भी रचा जाता है। और संघर्ष इस बात का होता है कि आपके संस्कार में पैट्रियार्की की जगह एक डेमोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग है। संघर्ष होता है। तो जेएनयू का जो एथॉस था, आप ध्यान दें इस बात पर, मैं फिर से दोहराता हूं कि वो केवल एकेडमिक्स में नहीं रचा था। एकेडमिक्स को वो स्पेस दिया गया, बल्कि मैंडेट दिया गया इस देश के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट द्वारा, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के द्वारा। और तब वो एथॉस रचा गया और तब उस एथॉस को फलने फूलने का मौका मिला। जिस तरह वो एथॉस कॉन्शियसली रचा गया था, प्रयत्न पूर्वक रचा गया था, उसी तरह प्रयत्न पूर्वक उसे नष्ट किया गया है और नष्ट किया जा रहा है और किया जाएगा। और उसका कारण यह है कि जो इस समय केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में जो वर्ल्ड व्यू डोमिनेंट है, जिसमें एविडेंस का कोई मतलब नहीं है, जिसमें ट्रुथ का कोई मतलब नहीं है, फैक्ट का कोई मतलब नहीं है। दुनिया पोस्ट ट्रुथ और अल्टरनेटिव फैक्ट्स के जमाने में चलती है। होंगे साहब आपके फैक्ट, मेरे ये फैक्ट है, आप लिए रहिए अपने फैक्ट्स को भूलते रहिए, और मेरे फैक्ट्स मेरी मर्जी के मुताबिक बदल जाते हैं। आप क्या करते हैं? कहना मेरे पास है तो मैं मनवा लूंगा आपसे अपने फैक्ट्स, काय का डिस्कशन, काय का परसुएशन। तो इस तरह की दुनिया में हम इस समय रह रहे हैं, और ये दुनिया भी प्रयत्न पूर्वक रची गई। मैंने कुछ दिन पहले, शायद 6-7 महीने पहले, वायर में एक आर्टिकल लिखा था, एन एविडेंस ऑफ स्टुपिडिटी, और उसमें ये मेरी केंद्रीय स्थापना थी। Stupidity of a certain kind is never spontaneous, it's always part of a political project. And that political project cannot survive without creating stupidity as a virtue in the society. आज मूर्ख होना गर्व का विषय है, समझदार की मौत है। आज मूर्खता पर आप गर्व करते हैं। आज ऐसे सवाल पूछकर लोग गर्व महसूस करते हैं कि साहब फलाना आदमी 28 साल का हो गया, अभी तक पढ़ाई क्यों कर रहा है, टैक्स पेयर मनी क्यों बर्बाद कर रहा है। तो बस हुआ आपने क्या कहते हैं उसको, स्कूल पास किया, उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स किया, 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का, और कमाई में लगता है, किस्सा खत्म। काहे को इंसान बनने की जरूरत है, काहे को सिटीजन बनने की जरूरत है। आपको रोबो बनना चाहिए, आपको कंप्यूटर बनना चाहिए, आपको मनी मेकिंग मशीन बनना चाहिए। और ये सब पिछले 8 साल में नहीं हो गया है। इसकी बैकग्राउंड तब तक जाती है जब आप ये सोच रहे थे कि यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन में सरकारी फंडिंग कम से कम होनी चाहिए।
मैंने JNU एज ए स्टूडेंट सन 77 में ज्वाइन की थी और सन 90 में एज ए टीचर ज्वाइन किया था मैंने सेंटर ऑफ इंडियन एजुकेशन, और सन 2007 में मैं चला गया था यहाँ से। सेल्फ फंडिंग, सेल्फ फाइनेंस इसी बीच में आया था। तो साहब हर डिपार्टमेंट को सेल्फ फाइनेंस करना चाहिए। तो मैंने लोग हिस्ट्री ना पढ़े पढ़ाए बल्कि ताजमहल में जाकर टूरिस्ट गाइड बन जाए ताकि डिपार्टमेंट को सेल्फ फाइनेंसिंग मिल सके। हिंदी और उर्दू वाले जो हैं वो टेलीविजन सीरियल्स लिखने पे ध्यान दें, सीरियस रिसर्च पे ध्यान ना दें। ये सब बेवकूफी आज नहीं सुनूंगी, पिछले 8 साल में नहीं सुनूंगी। कई मायनों में वर्तमान सरकार उस समझ को केवल एक्सटेंड कर रही है, ज्यादा फोर्सफुली, ज्यादा ब्रूटली लागू कर रही है जो समझ पिछले 30 साल में बनी। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और इसीलिए मैंने निवेदन किया कि वैसे तो ठीक है, उम्मीद हो या ना हो, काम तो आदमी को करना ही चाहिए, बिना उम्मीद के भी करना चाहिए। लेकिन अगर JNU और JNU जैसी संस्थाओं के बचने की कोई उम्मीद हो सकती है तो वो केवल एक ही हो सकती है, और वो ये कि उस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट की टोटलिटी को, उसकी नवैयत को हम समझें और उससे JNU के भीतर और बाहर संघर्ष करें जो ये मानता है कि क्रिटिकलिटी मूर्खता है, गलत है, स्टुपिडिटी इज द वर्च्यू। मैंने 2016 में एक उपन्यास लिखा था, नाकोहस। नाकोहस किसी जुबान में नहीं मिलेगा आपको क्योंकि मेरा गड़ा हुआ शब्द, ये एक्रोनिम है, नेशनल कमीशन ऑफ हर्ट सेंटिमेंट्स। आप देखिए ना, तो यहाँ JNU में यहाँ इतना खतरा नहीं है, लेकिन कहीं भी आप बोलिए आपको कुछ पता लगता है कि कब किसका सेंटिमेंट हर्ट हो जाएगा। इस कदर कोमल है भावना है कि पता नहीं किस बात पर फिसल जाए कौन। तो लिखा मैंने नावल नेशनल कमीशन ऑफ हर्ट सेंटिमेंट्स। वो नावल छपा 2015 के दिसंबर या 2016 की जनवरी में, और फरवरी में लोग मुझसे कह रहे थे 2016 में कि सर आप तो प्रॉफिटिक लिख गए, आपको कुछ भास हो गया था कि JNU में क्या होने वाला है, क्योंकि फरवरी 2016 में जो कुछ JNU में हुआ उसकी कुछ झलक ना आपको उसमें मिली। फरवरी 2016 में जो कुछ हुआ, तो ये जो पॉलिटिक्स है सेंटिमेंट्स की, और उसमें without meaning any disrespect to the great disciplines of science and technology, मैं नाकोहस के कैरेक्टर का एक वाक्य कोट करना चाहता हूँ। वो उसमें कहता है कि सुनो, इंटेलेक्चुअल ही बहुत हो गई, टेक्नैक्चुअल सबका बाप है, इंटेलेक्चुअल होना पाप है। तो असली समस्या ये है। JNU पर अटैक इसलिए नहीं है कि उन्हें ये बिल्डिंग पसंद नहीं है या उन्हें यहाँ बैठे हुए चेहरे पसंद नहीं है। They dislike the very idea of a university which stands for criticality, which stands for secularity, which stands for reason, dissent and debate. और इसलिए बचाना चाहिए JNU को। अब हमारा तो ये है कि वैसे हम अपने आप को समझाने के लिए कहते रहते हैं कि बुढ़े नहीं हुए, लेकिन हकीकत तो जो है सो है। तो आगे आपको देखना है, हम 67 के हो गए, बहुत बेशर्मी से जिएंगे तो 10-12 साल और जिएंगे, बाकी आप जानेंगे। If you want to live in a world where stupidity is a virtue, you are most welcome. Otherwise, fight for criticality, not just in this university, but in society, in the world at large. शुक्रिया।